नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं वैशाली न्यूज। वैशाली न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी मेरे हाथ में एक किताब है जिसका शीर्षक है नारी स्तन और मनोविज्ञान। इसके लेखक हैं डॉक्टर हरिशंकर कुमार सिन्हा और सुमन जी, जो हमारे साथ अभी मौजूद हैं गेस्ट के रूप में इस किताब की परिचर्चा को लेकर के। तो हरिशंकर जी, आपकी किताब अपने हाथों से अपने दर्शकों को दिखाएं कि किस तरह की किताब है। मैं कहूँगा कि दिखाएं कि किस तरीके से इन्होंने ये किताब लिखी है। हालांकि जिस प्रकार का किताब है, कहीं ना कहीं इसका नाम निश्चित तौर पर जिस तरीके से लिखी गई है वो विवादों के घेरे में आने वाली है। क्या सोचकर इन्होंने ये किताब लिखी है, ये तो इनसे ही पूछेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसकी समीक्षा कर दूं कि नारी स्तन को लेकर के इन्होंने तमाम चीज़ें इसमें डाली हैं जो तमाम हमारे धार्मिक किताबों में भी है। कई सारे राष्ट्र कवियों ने भी हमारे लिखे हैं, कई सारे बड़े जो कवि हमारे यहाँ लेखक रहे हैं उनके बारे में उन्होंने लिखा। उन तमाम चीज़ों को इन्होंने कोट भी किया है और अपने भी भाव इसमें प्रकट किए हैं। हालांकि इनका कहना है कि ये किताब कोर्स के माध्यम से तमाम उन लोगों तक पहुँचे, बच्चों तक पहुँचे, ताकि स्तन के बारे में बच्चे जान सकें और भटकाव से थोड़ा दूर रहें। सबसे पहले तो हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सुमन जी, एक बात बताइए कि ये किताब क्या सोच करके लिखी? चूँकि कहीं न कहीं जब नारी स्तन की बात होती है तो लोग थोड़ा संकुचित हो जाते हैं, बातचीत करने से हिचकते हैं या फिर लजाने लगते हैं, या फिर खुल के अगर बात करते हैं तो वो एक दायरा होता है कि दोस्त किस्म के जो लोग होते हैं बस उन्हीं के बीच होती है। नहीं लगता है कि ये किताब कहीं न कहीं आपको भी विवादों में डाल सकती नमस्कार। आप जैसा कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हाँ भाई, इसमें लज्जा संबंधी है या विवाद है या कुछ अन्य बिंदु उत्पन्न हो सकता है, ऐसी कोई बातें नहीं। जहाँ तक लज्जा की बातें हैं, लज्जा वहाँ होता है जहाँ हम एक दूसरे के बारे में कुछ जानते ही नहीं। अगर हम जानते हैं फिर वहाँ पे लज्जा शब्द आएगा ही नहीं, क्योंकि उसका पॉजिटिव और निगेटिव अगर हम जानते रहेंगे, असर प्रभाव जानेंगे इसका क्या सही है, फिर वहाँ पे लज्जा शब्द स्वतः समाप्त हो जाएगा यदि इस पुस्तक को पढ़ेंगे तब। ऐसी कोई विवादित बिंदु भी इसमें नहीं है, कोई ऐसा शब्द भी नहीं है जो आप पूरा पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। ये सिर्फ बच्चों के हित के लिए, उनकी मानसिक स्थिति को विकसित करने के लिए, उनकी बौद्धिक स्तर को विकसित करने के लिए और उनको डिट्रेल होने से बचाने के लिए ये पुस्तक की रचना। इसका उद्देश्य यही है कि हमारे बच्चे इसे पढ़े। मेरा सवाल इसलिए ये लाजमी हो जाता है कि चूंकि मैंने इस किताब को पढ़ी है, इस किताब के बारे में थोड़ा बहुत जो मेरे पास नॉलेज है आपके माध्यम से ही मेरे तक पहुंची थी। एक चीज़ बताइए कि इस किताब में आपने बहुत सारे राइटरों को कोट किया है, चाहे वो विद्यापति हों, वात्स्यायन हों, या फिर राजा भर्तृहरि हों। भर्तृहरि की किताबें तो बहुत लोग सुने भी है, कई सारी किताबें तो उनकी बैन भी है, ऐसा भी है। इवन कि आपने कई धार्मिक पुस्तकों को भी इसमें समाहित किया है। नहीं लगता है कि इन दिनों जिस तरीके से बिहार में और देश में चर्चा कभी राम को लेकर हो रही है, कभी रामचरितमानस को लेकर के हो रही है, विवाद तो छिड़ ही रहा है। आपको नहीं लगता कि इस किताब के आने के बाद आप भी कहीं ना कहीं किसी विवाद में पड़ने वाले हैं? या फिर ये टीआरपी का खेल तो नहीं है, कहीं आप इन चीजों को डाल करके अपनी टीआरपी तो नहीं बढ़ाना चाहते? ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये तो मनगढ़ंत, आप कुछ भी सोच सकते हैं। जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं आप कुछ भी कह सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं कुछ भी कहने के लिए, लेकिन जब से ही पढ़ेंगे तब तो बात आपके दिमाग में उपजेगा कि कहीं कोई बात भी है क्या। जैसे भर्तृहरि का आपने कहा, देखिए उस पर पुस्तक चल रही है, कहीं बैन नहीं है। जहाँ तक दूसरे पुस्तक धार्मिक ग्रंथों की बात का तो मैंने लिखा है, जो भी पुस्तक रामायण है क्या बैन है? आप देखिए, मैंने श्रीमद् भागवत गीता का दिया है, क्या वो बैन है? मैंने कालिदास का दिया है कुमार संभव, क्या वो बैन है? मैंने जिन पुस्तकों का चर्चा किया है, बैन का अर्थ है कि रुका हुआ है, कहीं से नहीं प्रतिबंधित है। प्रतिबंधित नहीं है। हाँ। मेरे कहने का अर्थ है कि समाज में तमाम जो कुछ ऐसी किताबें हैं जो कोशिश लोग करते हैं कि जो एक एडल्ट लोग हैं वही पढ़ें, उसके आगे न जाए, छोटे बच्चों के हाथ में न लगे। लेकिन जिस तरीके से आपने लिखी है ये तो बच्चों के भी हाथ में चली जाने वाली है और इसको दूसरे भाव से भी बच्चे देख सकेंगे। ऐसी ही बात में नहीं है। हम जितनी पुस्तक लिखे हैं सभी को बचपन से पढ़ना चाहिए। क्या रामायण बचपन से नहीं पढ़ाया जाएगा? अगर हमारा दुर्भाग्य होगा कि हमारे बच्चे के बीच में रामायण नहीं पढ़ाया जाए, ये तो हमारी कष्टदायक बात होगी। उसमें कोई विवादित इसमें क्या लिखा गया था और किन किन किताबों को कोट किया और किसमें क्या लिखे हैं आप?
ठीक है, आप इस पर जैसा रेफरेंस बुक को देखिए, अगर इस तरह की है, आप टोटल रेफरेंस बुक को दिखाते हैं और रेफरेंस बुक को देखने से पता चलेगा। संपादक हैं आपके डॉक्टर महर्षि मार्कंडेय जी, ये दुर्गा सप्तशती है। अभी अभी जस्ट दशहरा बीता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ हम समझते हैं कि प्रत्येक घर में अभी हुआ है आश्विन के महीना में। हम भी किए हैं, आप भी किए होंगे, आशा करते हैं कि बहुत अधिक किया। एक बैन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं, लेकिन इसमें जो इसमें जो चर्चा की गई है स्तन का, वह बात तो सुनिए। इसमें कहा गया कि माता अपने स्तन से पूरे जनता को दूध पिलाती है। बात तो सही है। अगर वह न अपनी कृपा करे तो किसी एक औरत के या किसी भी जीव जंतु के या किसी भी प्राणी के स्तन में दूध आएगा ही नहीं। फिर हमारा बच्चों का शिक्षा कैसे चलेगा, उसका पालन पोषण कैसे होगा, उसका आहार कहाँ से आएगा। ये थोड़ी है कि माता अपने स्वयं खड़ी है, वो कह रही है कि हम हैं, इसका मतलब किसी न किसी इनडायरेक्टली वह दे रही है, जिसे हम नहीं देखते हैं, आप नहीं देखते हैं, लेकिन दिखाई देता है। जब बच्चे उसे स्तनपान करके पोषाहार करके जब विकसित होने लगते हैं, चाहे हम हो आप हो कोई भी छोटा सा शिशु जब सियाना बनता है स्तनपान, आखिर दूध आता कहाँ से? क्या आपने कभी सोचा है किसी कुंवारी कन्या के स्तन में दूध देखे आप? लेकिन वही आफ्टर मैरिज जब प्रेगनेंसी पीरियड समाप्त होता है फिर उसमें स्वतः दूध आता है। कैसे आ जाता है, किसकी कृपा है? तो फिर हम यहाँ सोचेंगे ना कि एनाटॉमी का है, हमारा फिजियोलॉजी है, हमारा ऐसा शारीरिक संरचना है, उसे जानेंगे ना। इसी चीज को बताया गया इसमें पुस्तक में बच्चों को। जो एक स्पेशलाइजेशन एक व्यक्ति पढ़ रहा है वह MBBS का लड़का जो मेडिकल क्षेत्र में, अन्य लड़के तो पढ़ नहीं रहे। जब नहीं पढ़ेंगे तो उसके बीच में हमेशा विकृत भाव आते रहेंगे, क्योंकि उसके एक अंदर उत्सुकता है जानने की क्या है, व्हाट इज दिस, इस चीज को जानने के लिए लगा हुआ है। लेकिन जैसे हाँ इसमें लिखा हुआ है क्या है, इसमें जब हम देखेंगे कि हम लिखा हुआ है इसमें कि हम बच्चों को कैसे सिक्रेशन हो रहा है, दूध कैसे बन रहा है माता के, उसमें कहते हैं कि ये जो स्तन है इसमें एक कलश है जिसमें दूध भरता है धीरे धीरे, जिसको निपुल से बच्चे चूसते हैं। तो है एक सिस्टम है, वह सिस्टम जो हमें दिखाई नहीं देता, हमें तो ऊपर से आवरण दिखाई दे रहा है, जो हार मांस के पुतला दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके अंदर जो संरचना है, जब इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो हमारे ज़्यादा बच्चे जानेंगे। महाविद्यालय का स्तर पर ऑनर्स के हो, विद्यालय में हो, चाहे वो PG के स्टूडेंट हो, चाहे रिसर्च के हो, ये ज़्यादा बच्चे जानेंगे। इस चीज़ को हम दर्शाएं। किस प्रकार से आपने दर्शाया है, क्या है संरचना, कुछ तो क्लियर कीजिए। ताकि देखिए जो किताब लिखी गई है उस पर कहीं ना कहीं नारी स्तन और मनोविज्ञान थोड़ा विवादित जैसा नाम दिखाई पड़ता है। आप के पेज नंबर 64 से देख लीजिए, या 64 से देखिए कि लिखा हुआ स्तन की संरचना, 31 पेज है, चैप्टर 2 स्तन की संरचना एवं कार्य। इसमें देखिए पूरा दिया हुआ है कि हाँ कैसे है, क्या है, नहीं है, उसमें देखिए सब चीज एक एक करके पॉइंट वाइज दिया हुआ है। जैसे गहरे संबंध, डीप रिलेशनशिप, स्तन की संरचना या बनावट, स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट। अब देखिए उसमें स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट में आप ध्यान दीजिए, जहाँ बार बार विवादित है ही नहीं, त्वचा स्किन या स्तन की बाह्य दीवार जो आप देख रहे हैं, बस वही आप देख रहे हैं। उसके अंदर क्या है, अब ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, कॉनिकल प्रोजेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। क्या आपको ये दिखाई दे रहा है एरोला जो ढके हुए, जिसको लज्जा इसी को कहते हैं। आप देखेंगे किसी भी स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, पूरे शरीर ओपन रहे लेकिन थोड़ा सा एरोला ढका हुआ है। एरोला ही लाज है, वो ही हमारा स्त्रीत्व। एक और चैप्टर इसमें है, मेरा हाँ, सवाल है कि इसमें अपने स्तन के स्पर्श की बात चर्चा भी की है। हाँ, आखिर उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी आखिर? हाँ, वो ये स्पर्श का मतलब यहाँ ये है कि हमें कैसे ज्ञान होता है, स्पर्श ज्ञान। स्पर्श का ज्ञान करने के लिए इसमें अलग से हमें चैप्टर दिया है कि आप जब उसे पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि हाँ स्तन का स्पर्श करने से ज्ञान किससे। जैसे हमारे मस्तिष्क में आँख का है, उसके लिए ऑप्टिकल लूब है, उसी प्रकार से हमारा कान है तो उसका टेम्पोरल लूब है, जिससे आपको ज्ञान
हो रहा है। लेकिन जब वही हम किसी भी त्वचा को देखने जाते हैं, समझने चाहते हैं, इसके लिए हमको देखना होगा ना कि आखिर उसका ज्ञान कैसे होता है। चैप्टर 5, आप जिस बात को स्पर्श की बात की हैं, स्तन स्पर्श की, पहले ही आपको दिखाया है कि त्वचा है, तो बाहरी ज्ञान इंद्रियों में आंख, कान, नाक, जीवा और त्वचा। 5वां स्तर पर है स्किन, जो बाहरी आवरण है। इसी को ऐसे स्पर्श करने से स्पर्श आपको ज्ञान हुआ होगा। क्या हरिशंकर जी आपकी उंगली को स्पर्श किए, क्या चीज छुए? मैंने आपका उंगली तो नहीं छुआ, जो छुआ है ये ऊपर का स्किन है। अगर मैं ऐसे कर रहा हूं, इसमें सेंसेशन अगर किसी तरह का आ रही है, तो ये कैसे हो रहा है? इसको जानने का प्रयास कभी किया है? कहीं है लिखा हुआ? आप देखिए जरा उसको, क्या हमारे साइकोलॉजी में है लिखा हुआ स्तन के बारे में? आँख का ज्ञान कैसे होगा लिखा हुआ है, कान का ज्ञान कैसे होगा लिखा हुआ है, नाक का ज्ञान कैसे हो, जिसको घ्राण कहते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। लेकिन स्तन स्पर्श जो मेन है, जहाँ से हमारे अंतर विकृत भावना जगती है, बच्चों में सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन स्तनपान के द्वारा होता है, जबकि वही पुरुष सियाना हो जाता है तो फिर उसके अंदर एक दूसरी भाव जन्मने लगता है। इसको आखिर वो स्पर्श कैसे करता है, उसको कैसे ज्ञान होता है? इस चीज को जानने के लिए ये पूरी प्रक्रिया दी हुई है कि आप जब इसको देखेंगे, उत्तेजना है, उद्दीपन है, फिर उद्दीपन के साथ जब हम देखते हैं कि भाई उत्तेजित स्टिमुलस एक ज्ञानेंद्रियों के द्वारा तंत्रिका आवेग के द्वारा ऊपर जाता है, मस्तिष्क में एक खास भाग है जिसको कॉर्टेक्स कहते हैं, कॉर्टेक्स में जाता है, वहाँ से ज्ञान प्राप्त होता है कि अरे आपको किसी ने स्पर्श किया। तो यहाँ पर टच का ज्ञान होता है। अब दो तरह का टच है, गुड टच एंड बैड टच। गुड टच में वह होता है जिसको हम और आप हम्बली टच करते हैं, उसको हम्बल टच करते हैं, विनम्रता पूर्वक आप जो कह रहे हैं सुन रहे। जैसे भी आपको मैंने टच किया, ये कैसा फील है? गुड टच। लेकिन हम वही टच आपको हम गंदे दृष्टि से किसी अंग को छुए, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चा हो, किसी भी, अगर जैसे ही उसमें दृष्टि बदल जाती है, उसमें कहीं अन्य भाव आ जाता है, तो वो बैड टच। तो इसमें बैड टच का सवाल ही नहीं, कहीं इस तरह के भाव लिखा ही नहीं गया है कि बैड टच। एक और चीज है इसमें, मैंने लास्ट में देखा है कि इसमें एक डिक्शनरी का भी आपने जिक्र किया हुआ है। वो डिक्शनरी आखिर क्यों, किस लिए आखिर? हमने बच्चों के लिए किया कि इसमें जो बच्चों का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, बहुत सा एनाटॉमी का शब्द इसमें, जैसे आपको बता दें कि भाई ये जो पुस्तक लिखी गई है सब टोटल इसमें मेडिकल का किताब का ही लिया गया है ना। चाहे स्ट्रक्चर फंक्शन हो, चाहे उसके लसिका हो, चाहे उसका अन्य जो भी फंक्शन हो, सारे एनाटॉमी में मैंने पढ़ा। इसमें मैंने लिखा अपनी बात में कि एक पुस्तक मैंने जी नारायण सिंह का नाम आप सुने हैं, डॉक्टर जी नारायण सिंह से, उनसे मैंने किताब लिया था जो रेफरेंस बुक में दिए हुए हैं। उस मैंने देखा कि बच्चे को तो भाई मेडिकल टर्म समझ में नहीं आएगा, तो मैंने उसका एक डिक्शनरी छोटा सा बना दिया। बहुत बड़ा तो नहीं है, छोटा सा, जो मेरे पुस्तक में इंग्लिश वो शब्द का प्रयोग किया हुआ है। ऐसे शब्द हैं जैसे एनाटॉमी है, एनाटॉमी का अर्थ होता है शरीर रचना, शरीर विज्ञान, रचना विज्ञान। आज के बच्चे को, साइकोलॉजी के बच्चे से पूछे एनाटॉमी जानता है, व्हाट इज एनाटॉमी, नहीं बताएगा, क्योंकि ये उसके लिए पढ़ाया ही नहीं गया, तो कहाँ से बताएगा। उसी तरह से पूछिए उस बच्चे से कि भाई एक्सिलरी टेल क्या होता है, एक्सिलरी टेल सच में नहीं आता है, हम भी नहीं जानते, अभी हम पढ़े तो हम जाने क्या होता है, जाने। अब आगे भी बात होगी। अब उसी तरह से बहुत सा एरियोला है, हम लोग सीधा भाव जानते थे, सुने हैं, देखते थे। एक पृष्ठभूमि है जिसको कोई कहता है चेस्ट, कोई उसी को दूसरा कहता है ब्रेस्ट। तो हम इसमें चेस्ट और ब्रेस्ट में भी अंतर दिखाया है। चेस्ट बैकग्राउंड को कहते हैं, चेस्ट किसको कहते हैं? बैकग्राउंड को। वो सभी में होता है, स्त्री पुरुष सब। लेकिन जब चेस्ट में जब उभार आ जाता है उसको उरूज कहते हैं। उ का अर्थ होता है उर, मतलब छाती, और ज का मतलब जन्मने वाला। जो छाती में पृष्ठभूमि है, सीना है, चेस्ट है, और उस पे जन्मने वाला उभरा कोई भी मांसपेशीय ग्रंथि को हम स्तन कहते हैं, वही उरोज है। तो जब
कभी कभी देखेंगे कि कुछ पुरुष में भी उभार आ जाता है, लेकिन वह उभार कंप्लीटली वह ब्रेस्ट नहीं कहलाता है, वह बैकग्राउंड है, चेस्ट है। लेकिन जब वही किसी महिला के लिए, बच्ची के लिए, युवती के लिए आता है तो उसमें उभार अपने फिजियोलॉजी के हिसाब से, फिजिक के हिसाब से, उसकी सुंदरता के हिसाब से अपने आप डेवलप होता है। तब वह कहते हैं उसको उरोज, ताकि उसमें एक सिस्टम विकसित होता है। पुरुष और स्त्री में वो सिस्टम अंदर नहीं, आंतरिक अंगों का जो संचालन है, प्रक्रिया है, उसमें आंतरिक रूप से जब चेंजेज हो जाता है उसको हम कहते हैं उरोज। क्योंकि तब तो बच्चे लेते जन्म के साथ बच्चे को उरोज में स्तनपान करने के लिए मिल्क आ जाता है, दूध आ जाता है, ताकि मदर मिल्क फीड कराने लगती है, कहती है ब्रेस्ट फीडिंग आवश्यक है बच्चों के लिए। लेकिन वही पुरुष के लिए ऐसी कहीं कोई बात नहीं है, ऐसी कुछ चीज ही नहीं है जो कहा जाए कि नहीं उसमें भी दूध आ जाए, ऐसा बात। वो तो चेस्ट है, ये दोनों में अंतर ही बताया गया, अंदर उन्हें भी फंक्शन बताया गया। कुल मिलाकर कहें कि ये ज्ञान भरी पुस्तक है, बहुत ज्ञान भरी और उपलब्धि है, और उसमें उपयोगी पुस्तक है बच्चों के लिए। और हम ये, इसमें मेरा एम एक ही है कि हमारे कॉलेज के स्तर पर पढ़ाया जाए। मेडिकल में जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जिसको साइकेट्रिस्ट कहते हैं, अगर वो जानेंगे ही नहीं इन सारी तथ्यों को तो बच्चों, आजकल का क्या डॉक्टरों को मैंने देखा कि भाई MBBS कर लिए और 100 नंबर का साइकोलॉजी पढ़ लिए, और उसके बाद वो बच्चे को क्या भाई साइकेट्रिस्ट कहला रहे। साइकेट्रिस्ट के लिए उनमें साइकोलॉजी से संबंधित उनसे पूछिए तो जरा ये कितने वो बात को समझ रहे हैं। आप एक बड़ी बात कह रहे हैं, डॉक्टर के ऊपर भी सवाल खड़ा करें, उनके नॉलेज के ऊपर भी आप सवाल खड़ा करो। नहीं, हमने नॉलेज के ऊपर नहीं, क्योंकि वह हमसे बेहतर जाने, उनको इस बात के लिए हम एहसास कराना चाहते हैं कि आपको इस साइकोलॉजी भी एक चीज है, एक पेपर है, जिसको अच्छी तरह से आपको 100 नंबर से पढ़ने से काम नहीं चलेगा। बल्कि जैसे आप 4 साल का कोर्स MBBS के करते हैं, जैसे आप अन्य दवा देने के लिए उसका रोग का पूरा रिसर्च करते हैं, लक्षण पढ़ते हैं, दवा पढ़ते हैं, उसी तरह से दवा छोड़ दीजिए, फिर बच्चों का कैसे इलाज होगा साइकेट्रिस्ट, बिना दवा के, बिना दवा का, बिना ऑपरेशन का, मनोविज्ञान के थ्रू। उसके लिए आपको सिर्फ 100 नंबर का पढ़ने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अन्य तथ्यों को भी जानना आवश्यक है, मेरी अपनी समझ है। लेकिन आप हमसे ज्यादा जानते हैं, मतलब मेडिकल टर्म आप हमसे ज्यादा जानते हैं, हम तो उतना पढ़े भी नहीं मेडिकल, हम तो छोटा सा लिखने के लिए हम। चलिए, बहुत समय हो गया है, अभी बहुत काफी लंबा समय हो चुका है, इनसे बहुत भी बातें करनी थी लेकिन समय का अभाव है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर हरिशंकर कुमार सिन्हा और सुमन जी। उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है नारी स्तन और मनोविज्ञान। कुछ दिनों में ये प्रकाशित भी हो जाएगी, अभी तो कॉपी आई है, मार्केट में भी अवेलेबल हो जाएगी, जल्द ही उसका आप ये करने वाले हैं, लोकार्पण करने वाले हैं, लोकार्पण भी होने ही वाला है, तो आपके लिए भी उपलब्ध होगी। मुझे उम्मीद है कि ये किताब निश्चित तौर पर बच्चों के बीच पढ़ाया जाए, लोगों के बीच आएगा और उसका लाभ भी लोग उठा सकेंगे। तो आज के इस खास मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही। हालांकि हम उम्मीद करेंगे कि ये किताब पूरे देश में फैले और इसका लाभ पूरे देश को मिले। तो जिस प्रकार से इस छोटी सी किताब में तमाम चीज़ें समाहित की गई है, निश्चित तौर पर लोगों के लिए जानने योग्य है। भले ही ये किताब का जो शीर्षक है वो अलग तरीके का दिया गया है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं समाज को और देश को लाभ होने वाला है। आज के इस खास मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही। विकास को दीजिए याद। नमस्कार।